हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ये एक्चुअली में ये स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये आपका जो करंट अफेयर है पॉलिटी और गवर्नेंस का उसको मैं कवर करूँगा। ये लास्ट 6 मंथ का होगा जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी हमारा स्टैटिक पार्ट होगा वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का आईएएस का एग्ज़ाम 2022 में जो प्रीलिम से जून में, उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जो भी अगर आप कोई स्टेट पीएससीज दे रहे हैं और वहाँ पे जहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। मैं ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर का भी कर रहा हूँ, उसका मैंने 2 वीडियो बना दिया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, सोशल इशूज और साइंस एंड टेक सबका मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो देखिए अभी 26 नवंबर हमारा बीता है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ था। हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे विल बी ऑन 26 नवंबर। ठीक है, तो ये इसको देखते हैं। आपको पता होगा 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। इसमें पढ़ते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज लॉन्च ऑनलाइन कोर्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ओके, एज द पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव फॉर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, it is celebrated on 26th November every year. On this day in 1949, the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India that came into force on 26th November 1949. Okay, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हमारे प्रियम्बल में ये चीज़ बड़े अच्छे से दिया हुआ है। ओके, 26 नवंबर ऑफ 1949। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे। ओके, 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 19th नवंबर 2015 notify the decision of the government of India to celebrate 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये 2015 में ही इस चीज़ को बोल दिया गया था। ओके, कि हमको 26 नवंबर को वी विल सेलिब्रेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, तो अभी नवंबर हमारा बीता है तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ओके, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए अभी पिछले लास्ट 2 ईयर में आप देखेंगे काफ़ी जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हंगामा वगैरह हो रहा था, स्ट्राइक वगैरह हो रहा था, आपको पता होगा उसके बारे में। ओके, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा न्यूज़ था। आई मीन उस स्ट्राइक से रिलेटेड नहीं था, बट हाँ हमारा जो सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें क्या था देखते हैं। रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इस पे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज स्पेसिफाइड द प्रोसेस फॉर इंडियंस who want to renounce their citizenship provision have been made for application to upload document online with an upper limit of 60 days for the renunciation process to be completed after verification of documents. Okay, next पढ़ते हैं। Acquisition of Indian Citizenship Act of 1955 prescribed 5-way birth, descent, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके हिसाब से जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें 5 तरीके से कोई अगर इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है वो ले सकता है। वो कैसे कैसे होता है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 to fast track citizenship for persecuted religious minority, specifically Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India prior to 2015। ओके, ये हमारा अभी नया नया बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
the requirement for them to stay in India for at least 11 years before applying for Indian citizenship by naturalization has been reduced to 5 year। देखिए पहले जो क्या होता था, अगर आपको नेचुरलाइजेशन के हिसाब से अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो यू हैव टू स्टे फॉर 11 ईयर, कंटिन्यूस 11 ईयर इन इंडिया। ओके, वो चीज़ को घटा के 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, दिस वॉज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन। Okay, so any foreigner, anybody who is not Indian citizen, and if that person is stay uh, continuously for 5 years, then he can apply for the Indian citizenship। Okay, next इसमें देखिए और क्या बोला है, वे टू रिनाउंस सिटीजनशिप इन इंडिया। ओके, पढ़ते हैं। वॉलंटियरी, इफ एन इंडियन सिटीजन विशेस who is of full age and capacity, he can with citizenship of India by he will। ठीक है, एक तो वॉलंटरी होता है, दूसरा होता है टर्मिनेशन। इफ अ पर्सन टेक द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, देखिए कोई वॉलंटरी कर दिया कि नहीं हमको नहीं रहना है तो ठीक है, वो एक होता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन। इफ अ पर्सन टेक द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन हिज इंडियन सिटीजनशिप एंड ऑटोमेटिकली। However, this provision does not apply when India is busy in war। देखिए अगर कोई इंडियन है, वो किसी दूसरे कंट्री में गया है, यूएस में गया है, यूके में गया है, वेर एवर किसी भी कंट्री में गया है, अगर वो वहाँ का सिटीजनशिप ले लेता है तो आपका उसका इंडियन सिटीजनशिप वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप आपको पता होगा। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बंदा कैलिफोर्निया स्टेट का है तो ही विल हैव शी विल हैव टू सिटीजनशिप। वन, ही इज अ सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एज वेल एज ही इज सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे मैं यूपी का हूँ तो मेरा सिटीजनशिप इंडियन होगा, ऐसा नहीं होगा कि आई एम सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, नो। ओके, तो ये चीज़ है। फाइन, इस वजह से कोई भी इंडियन अगर किसी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो उसका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेप्राइवेशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। देखिए, इफ सिटीजन हैज डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है इफ ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर कहीं से पता चलता है कि फ्रॉड से है तो फ्रॉड से लिया है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। अभी बीच में एक न्यूज़ आया था, आई थिंक आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का न्यूज़ था। वहाँ पे कोई एमएलए, वो आई थिंक ही वाज एमएलए, ठीक है, और वो पहले जो है इलेक्शन लड़ने से पहले वो बाहर में रहता था, वहाँ का सिटीजनशिप लिया था। फिर उसने झूठ में नेचुरलाइजेशन उसने दिखाया था कि नेचुरलाइजेशन से वो आई थिंक 11 ईयर यहाँ पे था और इस वजह से वो इंडियन सिटीजन दोबारा बना था। फिर वो चुनाव लड़के जीता था, लेकिन बीच में पता चला था कि वो बीच में कुछ बार वहाँ पे गया भी था, लगातार नहीं रहा था। इस वजह से भी उसका जो है उसका आई थिंक टर्मिनेट हो गया था, सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया था और आई थिंक उसकी विधायकी भी चली गई थी। कुछ तो ऐसा न्यूज़ में था, अब देख लीजिएगा जाके। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इसमें, द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। देखिए यहाँ पे चीज़ और मैं भूल गया था, अगर इंडिया बिजी इन वॉर, ठीक है, अगर वॉर चल रही है किसी भी कंट्री से, उस टाइम पे टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल जो टाइम होता है उसमें ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, अभी कर चुके थे हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट, विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन अ सिटीजन हैज़ बीन सेंटेंस्ड to 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन एनी कंट्री। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए वो जेल में रहा है तो भी और वो उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिटीजन हैज़ बीन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कोई अगर मैं जाके बाहर में लगातार 7 साल तक रहता हूँ, एक बार भी नहीं आता हूँ, तो भी मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, मैं मतलब फिर मुझे वहाँ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर यहाँ के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो ये हमारा रिलेटेड था थोड़ा बहुत, रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा या फिर खुद से पढ़िएगा।
यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की भी बात हो रहा है, तो देख लेते हैं इसमें हमारा सिटीजनशिप में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ओके, पढ़ते हैं। इट इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट में है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टेट होता है वो इस पे लॉ नहीं बना सकते, किसी भी स्टेट को पावर नहीं है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी अपने विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ ला सके। इट इज अ पावर ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ओके, यूनियन गवर्नमेंट की पावर होती है ये। ओके, तो यही बोल रहा है, इट इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट एंड दस इट अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जो मैंने भी बोला है। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इस पर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन टर्म नहीं डिफाइन करता, बट डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर इंटाइटल टू सिटीजनशिप आर गिवन इन पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा ये आर्टिकल 5 to 11 जो होता है ये होता है सिटीजनशिप के बारे में पूरा दिया हुआ है। अभी आई थिंक 2019 में या फिर 20 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ रहा था कि सिटीजनशिप जो है वो किस आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है, तो ये इसमें इसका आंसर यही था 5 to 11, तो उसमें ऐसे दिया था 6 to 10, 6 to 7, 7 to 12, तो ये ऐसे भी पूछ लेते हैं यूपी पीसीएस वाले। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा 5 to 11। इवन जैसे कि आपके जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में होते हैं, डीपीएसपी है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो मैंने ये आर्टिकल्स के शॉर्ट वीडियो बनाए हुए 1 मिनट के 1.5 मिनट के, अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख सकते हैं, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और सारे आर्टिकल्स का। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड है। सिटीजनशिप जो हमारा जो आता है वो आता है 5 to 11। फाइन, और पढ़ते हैं। अनलाइक अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच केम into being on 26 January 1950। ठीक है, these articles were enforced in 26 November 1949 itself when the constitution was adopted। ठीक है, ये हमारा देखिए जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए अडॉप्ट होने के बाद भी उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारा अप्लाई नहीं हुआ था। ओके, उस लेकिन हाँ, जो हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल था 5 to 11 वो इस दिन ही अडॉप्ट हो गया था। सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली जैसे बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया में लागू हुए थे 1950 में। ओके, तो लेकिन ये इसमें देखिए अब ये स्टेटमेंट में यूपीएससी बोल देगा कि जो हमारा जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स था वो 1950 में अडॉप्ट हुआ था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 1949 में हुआ था। तो अब ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूपी पीसीएस वगैरह में आ जाता है। ठीक है, यूपीएससी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप खत्म होता है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला न्यूज क्या था हमारा। अब चूंकि देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड पूरा चल ही रहा था, तो ये भी थोड़ा सा बीच में आ गया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, क्योंकि ये भी हमारा न्यूज में था, तो देख लेते हैं। Center has proposed amendment to Registration of Birth and Death Act 1969 that will enable it to maintain the database of registered birth and death at the national level. Presently, registration of birth and death is done by the local registrar appointed by state। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है, बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, प्रपोज्ड अमेंडमेंट, इसमें और अमेंडमेंट देखिए इन फ्यूचर आ सकता है। चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द स्टेट, नहीं ये ऑलरेडी है। ठीक है, प्रपोज्ड है, ऑलरेडी है। वुड मेंटेन अ यूनिफाइड डेटाबेस एट द स्टेट लेवल एंड इंटीग्रेट इट विद द डेटा एट द नेशनल लेवल मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI। ओके, तो ये स्टेट पे मतलब जैसे बोलते हैं ना जनगणना जो भी होता है वो स्टेट ही करता है, फिर वो सेंटर को लिस्ट देता है, यही सब के बारे में बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल सब रजिस्ट्रार इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर विद एनी और ऑल ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटीज फॉर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑन डेथ एंड इशू।
देखिए मैं चाहूँ तो काफ़ी तेज़ी से पढ़ सकता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी भी इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ रहा हूँ। इससे ये है कि आपको थोड़ा सा सुनने, थोड़ा देर तक आप सुनेंगे, उससे आपको ये रहेगा ना कि आपके दिमाग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रुक रुक के हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। इट इज़ नॉट अ बोरिंग, ठीक है। आपको आपके ही लिए कर रहा हूँ, इससे मेरा कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होना है, आप ही को फायदा होना है। अब थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा सुन लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में रहे आपके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ इज इट हेल्पफुल। पढ़ते हैं, द डेटाबेस कैन बी यूज टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इलेक्टोरल रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस, ठीक है। देखिए ये एक्ट है, इसमें ऐसा कुछ स्टैटिक आई मीन कुछ करंट से रिलेटेड नहीं था। ये हमारा चूंकि सिटीजनशिप से चल रहा था, डेथ एंड बर्थ की भी बात हो रही थी, तो ये एक जो हमारा एक्ट है 1969 का वो आ गया था। तो कई बार ऐसे दे देता है कि किस ईयर में था ये वाला एक्ट, तो याद रखिएगा 1969 इसके प्रोविजन थोड़े बहुत, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए ये भी हमारा न्यूज़ में था, जो हमारी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उससे रिलेटेड था। लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021, ठीक है, ये ऑर्डर था। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू इशू रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट एनी टू द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर of the region, unlike Jammu and Kashmir, where new domicile law allowed outside to apply for job, land and other facilities, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हमारा केवल जम्मू एंड कश्मीर था, वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं था, तो वहाँ पे बाहर के लोग जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, मकान नहीं खरीद सकते थे, जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट वो चीज़ जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब जाके आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि आउटसाइड पर्सन कैन ऑल्सो भी अप्लाई देयर, ओके। पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ टेम्परेली डिफाइंड रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट टू all the non-gazette posts born on the establishment of any department or service of administration of Ladakh, ठीक है। और पढ़ते हैं, permanent residence certificate PRC, it is a kind of domicile certificate which help people in availing domicile linked quotas in government job and admission in educational institution, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, पढ़िए और समझिए। फॉर ऑब्टेनिंग अ राशन कार्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट कास्ट द वोट इन इलेक्शन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट और टू क्लेम स्कॉलरशिप ऑफ द स्टेट। देखिए इसमें एक्चुअली में ये बोल क्या रहा है कि जो भी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट, उनको उनका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनके जिनके पास है, तो वही ये सब चीज़ें होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, मतलब उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको होगा, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, राशन कार्ड, जो गवर्नमेंट की वहाँ आई मीन जो भी यूनियन टेरिटरी चुकी है, तो और जो भी हमारे ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट वगैरह होते हैं, तो उनकी जो स्कीम्स होगी, तो जो भी उनके परमानेंट रेजिडेंट होंगे उनको दी जाएगी, ठीक है। और पढ़ते हैं, पीआरसी इज इशू बाई द स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। वही मैं बोला था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो सिक्स सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लीकेबल होता है, ओके। वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसके आप कैपिटल्स बताइएगा कहाँ कहाँ पे हैं, ओके। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इसके कैपिटल्स कहाँ कहाँ पे हैं सारे के। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ओके। अभी ओलंपिक वगैरह चल रहा था बीच में, आपको पता होगा, उसके वजह से नहीं है, बट ठीक है, उसमें गोल्ड वगैरह मिलता है, तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर हो जाता है। उससे रिलेटेड नहीं है, बस मैंने ऐसे बोल दिया, बट या हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या होता है। देखते हैं, ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, देखते हैं। द नेशनल फ्लैग, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग
which consisted of 3 horizontal strips of red, yellow and green, okay, is said to have been hosted on August 7, 1906 in Calcutta, now Kolkata. Okay. In 1921 फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया, याद रखिएगा, ठीक है, पिंगाली वेंकैया प्रपोज अ बेसिक डिजाइन ऑफ फ्लैग. अभी आई थिंक का बर्थ एनिवर्सरी पड़ा था या फिर डेथ एनिवर्सरी पड़ा था, आप देख लीजिएगा. आई थिंक उसके वजह से ये फ्लैग कोड के बारे में न्यूज़ में था, ठीक है, आप देख लीजिएगा. आई डोंट रिमेंबर ये इनका बर्थ एनिवर्सरी था या फिर डेथ एनिवर्सरी था, आप देख लीजिएगा. बट हाँ, उसी की वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी. या बेसिक डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेड and green bands. After undergoing several changes, the tricolor was adopted as a national flag at the Congress Committee meeting in Karachi in 1931. ठीक है, तो वो 1931 में हमारा जो ट्राई कलर था उसको नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था, उसके बारे में बोल रहा है. कराची सेशन में याद रखिएगा 1931. The Indian flag was adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on July 22, 1947. देखिए ये यूपी पीसीएस वालों का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया है, जो हमारा अभी प्रेजेंट जो फॉर्म है जैसा दिखता है, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था, उसमें आई थिंक वो जो एम्बलम वगैरह नहीं था शुरू में, ठीक है, स्ट्रिप वगैरह था और चरखा था. तो जो अभी का जो फॉर्म है वो चीज़ अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, रूल गवर्निंग द डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर. ठीक है, तो हमारा जो ट्राई कलर होता है उसको डिस्प्ले करने के कुछ रूल होते हैं, देखते हैं. इसमें क्या है, द एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. एक तो ये है, दूसरा ये है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, और फिर है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002. देखते हैं इनको तीनों. तो पहला हमारा है द एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 1950. पढ़ते हैं. इट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ नेशनल फ्लैग, the coat of arms used by the government department, the official seal of the president or governor, the pictorial representation of Mahatma Gandhi and the prime minister and the Ashoka Chakra. Okay, ये हमारा है, ये इस एक्ट में ऐसा बोला गया है. इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पढ़ते हैं. प्रोहिबिट द discretion of or insult to the country, national symbol including the national flag, the constitution, the national anthem and Indian map. ठीक है, प्रोहिबिट करता है इन चीज़ों को. ये हमारा जो एक्ट है, डिसऑनर बोलिए या फिर ना इंसल्ट बोलिए, इन चीज़ों को आप उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं. ओके, पढ़ते हैं. A person who is convicted for the following offense under the act is disqualified to contest in the election to the parliament and state legislature for 6 years. तो कोई भी अगर इसको वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट में क्या बोला जाएगा कि वो 6 ईयर तक पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबली होती है 6 ईयर तक कंटेस्ट नहीं कर सकता. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं. ये मतलब ये एक मेजर पनिशमेंट है. उसके बाद भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा और जो भी सजा होगी वो तो मिलेगी, ठीक है. बट ये तो एक मेजर चीज़ है, ठीक है. आप जो 6 ईयर तक इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते हैं पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का. और पढ़ते हैं. फर्दर पुटिंग एनी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन अपॉन द फ्लैग यूजिंग इट टू कवर अ स्टैचू, अ मॉन्यूमेंट और also consider disrespect of tricolor according to the act. ठीक है. Moreover, the flag should not be allowed to touch the ground or trail in water. ठीक है, तो ये भी होता है कि उसको हम लोग जमीन पर नहीं टच करा सकते हैं. एज अ इंडियन हम लोग ऐसा करते नहीं है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए इसके बारे में. और बी पुट अप इन एन
इन्वर्टेड मैनर। ठीक है, इसको इन्वर्टेड मैनर में रखना होता है। और पढ़ते हैं, in 2002 the flag code of India came into effect which allow the unrestricted display of tricolor as long as the honor and dignity of the flag were being respected. The flag code 2022 states that there will be no restriction on the display of the flag by public and private bodies and educational institutions except to the extent as laid down in the emblem and names Prevention of Improper Use Act 1950 and the Prevention of Insult of National Honor Act 1971. The flag code did not replace the pre-existing rule governing the display of the flag. ठीक है, अब इसमें देखिए आर्टिकल 51A क्लॉज ए क्या बोलता है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखिएगा। ओके, दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज नथिंग बट आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज बी सब क्लॉज ए। ओके, पढ़ते हैं, it shall be the duty of Indian every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideal and institution, national flag and national anthem। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, देखिए अब जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर नहीं था, बाद में इसको अमेंडमेंट करके डाला गया था। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है पूरा फ्लैग कोड। अगला एक न्यूज़ था, अभी आपको पता होगा कि बीच में हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने और अभी रिसेंट में झारखंड ने एक नया बिल लेके आया, वो एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बिल। पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। झारखंड असेंबली हैज पास्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021 विच प्रोवाइड्स 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर up to rupees 40,000 salary a month. Once notified, Jharkhand will become the third state in the country after Andhra Pradesh and Haryana. It pass such law. तो ठीक है, ये इन्होंने नोटिफाई किया है, आई थिंक ये अभी पास कर दिया, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है झारखंड ने। तो ये क्या बोलेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, कंपनीज वगैरह होती है जो प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे 75% रिजर्वेशन लोकल को दिया जाएगा, अप टू जिसकी सैलरी होगी अप टू 40,000। ठीक है, अब इससे पहले ये चीज़ आंध्र प्रदेश और हरियाणा ने कर दिया, आई थिंक महाराष्ट्र ने भी किया हुआ है, वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, में भी नोटिफाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़ था, देखते हैं आगे। अब इसमें देखिए ये जो बिल है ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट करता है, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। बिल कैन बी चैलेंज्ड टू वायलेट फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो जो भी ये हो रहा है इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू दीज आर्टिकल, आई मीन दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। ओके, लेट्स सी क्या क्या इसमें कौन कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है इसके वजह से। तो पहला हमारा है आर्टिकल 14, ओके, राइट टू इक्वालिटी, आपको पता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन टू लोकल और अगेंस्ट दैट इक्वालिटी। ठीक है, तो ये लोकल को करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक लोगों की बात करेंगे, इन्हीं को दिया जाएगा, वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है। तो ये इससे ये है ना कि जो हमारा जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए इक्वालिटी, वो चीज़ वायलेट हो जाता है, आपको पता है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, Article 15 Clause 1 and Article 15 Clause 2 also provide the state for discrimination against any citizen only on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth। यहाँ पे हमारा जो हमारा आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हमारा जो वायलेट हो रहा है ड्यू टू प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको इस लॉ को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट क्लॉज 3 टू क्लॉज 5 आर्टिकल 15 एम्पावर द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जो है अब इसी आर्टिकल में जो क्लॉज 3 टू 5 है आर्टिकल 15 का, वो स्टेट को एम्पावर करता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो ये चीज़ ठीक है, मतलब वायलेट हो रहा है, बट ये पावर दिया गया है स्टेट को। बट 14 तो हो रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोले, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर
द स्टेट, ठीक है, तो ये तो हो ही रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोला, इट प्रोवाइड टू एक्सेप्शन बाय द सेइंग दैट पार्लियामेंट may make a law prescribing a requirement or residence for job in a particular state. This power vests solely in the parliament, not state legislature. ठीक है, तो ये चीज जो रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो पावर होता है वो एक्चुअली में पार्लियामेंट के पास होता है, बट यहाँ पे स्टेट कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं ये। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये भी बोलता है अलाउड रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द रेजिडेंस बाय द पार्लियामेंट लॉ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या बोल रहा है, राइट टू प्रोटेक्ट एनी राइट टू प्रैक्टिस, नॉट प्रोटेक्ट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी on any occupation, trade or business private sector firm can claim that the law interfere with their constitutional right to carry on their trade freely, ठीक है। तो ये इस लॉ की ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बिल जो आया है झारखंड में, इवन जो अदर स्टेट्स में, तो ये इतनी आर्टिकल्स को वायलेट करता है, ठीक है। तो कोई भी जाके इससे चैलेंज कर सकता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, जो भी स्टेट का है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए ये और कौन कौन सी स्टेट जो लोकल प्रेफरेंस कौन कौन सी स्टेट दे रहे हैं, तो पहला देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर टू एम्प्लॉय 80% डोमिसाइल वर्कर महाराष्ट्र रेजिडेंट फॉर मोर देन 15 ईयर, ओके, स्टेटस प्लान नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये कटिंग है द हिंदू का, ठीक है, उसमें ऐसे ही दिया हुआ था जब ये न्यूज़ आया होगा तो वहाँ पे ऐसे दिया था। नेक्स्ट हरियाणा क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेंस, इसने ऑर्डिनेंस लेके आया है, ये भी बिल नहीं पास हुआ है उनके असेंबली में। ऑर्डिनेंस में क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेंस मैंडेटिंग 75% कोटा फॉर लोकल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, स्टेटस प्लान नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इसका स्टेटस देखिए, ये यहाँ पे स्टेटस क्या प्लान है, नॉट इम्प्लीमेंटेड, मैं अभी जो बोल रहा था इससे पहले, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये प्लान है, इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या बोल रहा है, 70% कोटा इन प्राइवेट सेक्टर जॉब और लोकल ओनली चिल्ड्रन ऑफ MP to be eligible for the state government job, status 70% quota applied, children of MPs at planning stage, ठीक है। कर्नाटका क्या बोला, प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू गिव प्रायोरिटी टू कंडिगाज, ठीक है, वही कन्नड़ा के जो लोग होते हैं, कंडिगाज इन क्लरिकर, जो हमारे 4th क्लास की जो होता है ना, प्यून जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड सॉफ्ट फ्लोर जॉब और जो प्यून का होता है, क्लर्क जो होता है, वो वाला जो होगा पूरा वो मतलब जो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनको दिया जाएगा। स्टेटस रूल्ड अमेंडमेंट फॉलो अप नॉट पास्ड येट, ठीक है, तो ये पास नहीं हुआ, ये बस अभी रूल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश क्या बोल रहा है, अप टू 75% कोटा फॉर लोकल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेटस पास ये टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये तो ये पास हो चुका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 3 स्टेट पास कर दिए हैं, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, या झारखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, पास कर दिए, लेकिन इन लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। हरियाणा वाला जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आया है, ये सब बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेनियर रिजर्वेशन लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पढ़ते हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, सॉरी नॉट महाराष्ट्र, मद्रास हाई कोर्ट has declared and as unconstitutional as all legislation granted 10.5% reservation to Vaniyar communities within the existing 20% quotas, 20% quota in education and public employment for the most backward classes इन तमिलनाडु। देखिए ये आपका जो तमिलनाडु स्टेट है, मैं तमिलनाडु में रहा हूँ तो मुझे पता है, जैसे देखिए पूरे इंडिया में क्या होता है, 50% रिजर्वेशन होता है, मीन 49 एंड 51, तो 49 में आपका OBC SC ST होते हैं, बाकी 51% ओपन होता है। लेकिन हमारा जो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो बोलते हैं ना कि इंदिरा साहनी जो केस थी उसको वायलेट करता है, वो 50% भी क्रॉस करता है, तो उसको एक्चुअली में स्पेशल बोलते हैं ना, जैसे कि एक्सेप्शन वो है तमिलनाडु, वहाँ के जो बैकवर्ड लोग हैं वो जैसे बोलते हैं ना कि वो बैकवर्ड में भी बैकवर्ड, मतलब जो बैकवर्ड कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें दो कैटेगरी बनाया गया, एक बैकवर्ड बनाया गया, एक बैकवर्ड में भी बैकवर्ड बनाया गया है।
और उनको अलग कोटा दिया गया है, ठीक है। बैकवर्ड जो है, जो बैकवर्ड में बैकवर्ड है उनको अलग कोटा दिया गया है, और जो अलग से जो जो बैकवर्ड है वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 68% चला जाता है, ठीक है। वो जो हमारा 50% की सीलिंग है उसको भी क्रॉस कर जाता है। तो उससे ये तो ये जो हमारे वेनियार कम्युनिटी, ये भी आई थिंक मोस्ट बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में बैकवर्ड आ जाता है, ओके। उसमें है, इसको ये बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल में भी वहाँ की गवर्नमेंट 20%, उनको 10.5%, फिर सब सोचिए 10.5% दे देगी तो फिर क्या 78% हो जाएगा। तो उसी चीज को बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वहाँ का, लेकिन उतना रिलैक्सेशन गवर्नमेंट उनको दी हुई है, तो वो उसकी ही बात कर रही है। तो आप याद रखिएगा जो आपका तमिलनाडु है वो इंदिरा गांधी केस है 50% का जो सीलिंग है उसको क्रॉस करता है, ठीक है। अब आपका जो आता है, आगे पढ़ते हैं। हु आर वेनियार? दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट consolidated backward community that had a constituencies in retaining political representation from 1940 to 1940 and 1940s and 1950s. They were in the backward classes list for many years. The second Tamil Nadu Backward Commission in 1983 held that their population was found to be 13.1% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये स्टेट की ना 13% यही लोग हैं, कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेंटली एंड एग्रीकल्चर लेबर। तो ये लोग एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम करते हैं, मतलब एकदम गरीब होते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं वहाँ पे जॉब किया हूँ तमिलनाडु में। मैंने देखा है कि वहाँ पे मतलब जैसे 5000 4000 5000 पे काम करते हैं, और वो उसी में जीते खाते हैं ना। जैसे कि मैं कॉलेज में था, वहाँ पे कॉलेज में पढ़ा था, तो मैं तो जैसे कि खाना ना बनाने के लिए, जैसे कि कॉलेज के अंदर पेड़ वगैरह है, तो जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं वो टूट के गिरी रहती, तो उसको वो शाम को लेके जाएंगे कि फ्यूल गैस खरीदने में उनका पैसा ना खर्च हो। मैं देखता मेरे रूम में एक बंदा आता था क्लीनिंग करने के लिए, तो वो उसको वीकली, जैसे वीकली 2-3 बार आता था, तो जब भी वो आता था तो मैं उसको 100 या 200 उसको हमेशा दे देता था। इवन कई बार उसको प्रॉब्लम होती थी तो मेरे से पैसे मांगता था, मैं दे देता था, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे गरीबी है, ठीक है। वैसे तो जैसे और भी स्टेट हैं सब जगहों पे होगा, बट गरीबी सेंस मतलब जो स्पेशली जो बैकवर्ड में बैकवर्ड है उनकी बात हो रही है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो ये आपका जो था, आप देख लीजिएगा, इसमें और भी चीज़ें जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीजन फॉर कोर्ट जजमेंट। अब देखिए कोर्ट क्यों ऐसा बोल रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोल रहा है, पढ़ते हैं। द एक्ट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेनली ऑन द ग्राउंड दैट असेंबली हैड नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू पास द लॉ ऑन द डेट ऑफ द इनैक्टमेंट। अभी देखिए आप, अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ 17 कास्ट को ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में डाल दी थी, और वो नोटिफाई कर दिया था और बोल दिया था कि आप जाके सर्टिफिकेट बनाइए। तो जैसे ही ऐसा हुआ था तो जो भी बीएसपी है या फिर और भी जो पॉलिटिकल पार्टी उसको लेके मतलब हल्ला करने लगे थे तुरंत। उसके बाद उस चीज को रोक दिया गया था, बिकॉज सेम यही चीज कि ये जो पावर है किसी भी लिस्ट को, कि मतलब जैसे कि कोई ओबीसी में है उसको एससी में डालना है या फिर एससी को एसटी में डालना है, ये जो पावर है ये एक्चुअली में पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उसको करेगी, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर लिस्ट को दूसरे लिस्ट में डाला जाएगा, तब वो होता है, ठीक है। कोई स्टेट इस चीज को नहीं कर सकती है, या स्टेट बोले सेंटर से आके कि आप ऐसा करिए, फिर वो हो सकता है, ठीक है। अभी आप देखिए जो महाराष्ट्र में मराठास वाला हुआ था उसको भी रोक दिया गया है, ठीक है। यूपी वाला भी रोक दिया गया है, अभी ये वाला है। तो ये सब करंट में न्यूज़ में है, तो इस वजह से ये चीज़ आया हुआ है। तो देखते हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इस चीज़ के बारे में, वही चीज़ बोल रहा है कि हमारा जो कोर्ट है क्यों इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। पढ़ते हैं, द एक्ट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेनली ऑन द ग्राउंड दैट the assembly had no legislative competence to pass the law on that date of the enactment. This was because as 102nd amendment of the constitution was in force in February 2021. अब इसमें क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102nd ये बोलता है, द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
of 2018 inserted Article 338B and 300 and Article 342A। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इन दोनों आर्टिकल को ऐड किया है, दैट इज आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 332A 342A। पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 338B डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, एनसीबीसी की बात हो रही है, याद रखिएगा। ओके, आर्टिकल 338 यूपी पीसेस का फेवरेट हो सकता है। और देखिए ये आर्टिकल, ये जब ये पास हुआ था 2018 में, मुझे याद है ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इस पे खूब ऑडिटोरियल वगैरह हिंदू वगैरह पे आते थे, काफी दिनों तक मैं इसको पढ़ता रहता था। ठीक है, ये आप भी पढ़े रहे होंगे। इसके बाद ये आपका आर्टिकल 338B है, किससे रिलेटेड है, एनसीबीसी। ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद फिर आर्टिकल 342A, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर हु स्पेसिफाइड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब ये जो गवर्नर जो है, प्रेसिडेंट हमारे गवर्नर से कंसल्ट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कौन लोग स्पेशली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ओके, later in 105th amendment made it explicit that the state could make changes in their list। अब देखिए ये 105 अमेंडमेंट आया था, उसमें चेंजेस कर सकता है स्टेट। लेकिन देखिए, हाँ देखिए, चेंज कर सकता मतलब क्या, ये नहीं कि सीधा सीधा ओबीसी को एससी में कर दिया, एससी को ओबीसी में कर दिया, नहीं। वो हाँ, अब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो है इनको हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो जो असली चीज होगी, लिस्ट को चेंज करने वाला पावर वो सिर्फ जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास है, वो करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद ये देखिए, अभी आपका प्रोटेस्ट वगैरह काफी चल रहा है, फॉर्म बिल वगैरह को लेके, और भी हमेशा कुछ ना कहीं पे चलता रहता है। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये चीज भी काफी न्यूज में थी, तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट it was not against people's right to protest even on matter that are sub justice, but made it clear that such protesters cannot block public road indefinitely। अब देखिए, जो हमारा किसान बिल के को लेके जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपका दिल्ली में अगर आप लोग होंगे तो दिल्ली में सिंगू बॉर्डर के पास में ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो अगर मैं गया हूँ उस साइड में, मैंने देखा है कि ये जो आपका सिंगू बॉर्डर एक साइड का जो पूरा एक साइड नहीं, दोनों ही साइड आप समझ लीजिए, वो रोड पे ही पूरा जैसे घर बना के बैठे हुए हैं, वो कई किलोमीटर तक। तो इसमें वही चीज को बोला कि हाँ, आप देखिए रोड वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें 2-2 साल तक बैठे रहें। उससे क्या होगा कि जो लोकल लोग होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। रोड ही पूरा बंद है तो लोग कैसे आएंगे, वो NH है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो उसी चीज को आप करिए, लेकिन आप जैसे बोलते ना कि परमानेंट आप उस चीज को इंडेफिनेटली नहीं बंद कर सकते। इवन अगर आप वहां पे हैं भी तो आप थोड़ा सा आपको देना होगा, जैसे दो लाइन है, एक लाइन में रहिए, दूसरे लाइन में जो पब्लिक मूवमेंट है वो होते रहनी चाहिए। तो उसी चीज को लेके बोला कि आप ठीक है आप करिए, बट यू कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग टाइम, 1-1 साल तक नहीं बैठ सकते। ओके, तो वही चीज को बोल रहा है। नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट एन एक्सप्लिसिट राइट अंडर द फंडामेंटल राइट। देखिए, जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है वो एक्सप्लिसिट राइट नहीं है इन फंडामेंटल राइट। इट कैन बी डिराइव फ्रॉम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ठीक है, तो यहां से राइट टू ये एक्सप्लिसिट राइट नहीं है, बट ये डिराइव होता है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, जिसको राइट टू फ्रीडम भी हम लोग बोलते हैं, ये तीनों आर्टिकल के, इन तीनों आर्टिकल से। इसके बाद हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बोलता है, इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट, ये काफी पढ़ते हैं पार्ट 3 में। तो अब इसमें देखिए क्या इसेंशियल डिफेंस बिल सर्विस आ जाता है 2021, ये भी कुछ न्यूज में था, देख लेता हूँ। The bill seek to replace the ordinance promulgated in June 2021. It allows central government to prohibit, strike, lock out and lay off in units engaged in the
प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। ओके, पढ़ते हैं। प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, empower the government to declare services maintain in it as essential defense services। अगला पढ़ते हैं। इट अमेंड, देखिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, पढ़िए समझिए, ठीक है। जहां पे मुझे लगता है समझाने वाला है उसको मैं बताऊंगा। ओके, इट अमेंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 टू इंक्लूड इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, जैसा लिखा वैसे एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अगर अगला देखते हैं। द undertaking which supply the basic necessary service such as electricity, water, gas, power, transport, etc. comes under the purview of the public utility services। ठीक है। It also defined strike and punishment for violation। ओके, अब देखिए इसमें और भी कुछ थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ राइट टू स्ट्राइक, जो हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है देख लेते हैं। द राइट टू स्ट्राइक इज अ स्टैट्यूटरी एंड अ लोकल एंड अ लीगल राइट। ठीक है, तो ये जैसे कि जैसे बोलते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो तब से मतलब शुरू से ही जो है जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। जो स्टैट्यूटरी राइट होती है जब हम जैसे कोई लॉ बिल लेके आते हैं, फिर बिल वो पार्लियामेंट में पास होता है और फिर वो जब एक नया आर्टिकल बन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, तो दैट इज स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है, तो हमारे जो राइट टू स्ट्राइक है ये स्टैट्यूटरी एंड लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ओके, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब याद रखिए जैसे कि राइट टू बोल देगा स्टेटमेंट में राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट, तो हम लोग वो राइट टू प्रोटेस्ट बोलते हैं, उससे बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नहीं गलत होगा, वो इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। ओके, सो देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल। देखिए राइट टू स्ट्राइक, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, याद रखिएगा दोनों में अंतर है, स्ट्राइक और प्रोटेस्ट में अंतर है। ओके, वही चीज बोल रहा है। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 of the constitution, however it includes the fundamental right to protest, यही मैं बोल रहा था, protest, the right to form association and trade union। ठीक है, तो ये हमारा है एक्चुअली protest, not strike, that's why it is not a fundamental right। the right to strike has been recognized under the Industrial Dispute Act 1947, okay, as a legal right। तो जैसे कंपनीज वगैरह में जो लोग थोड़े ना कुछ समय के लिए सैलरी बढ़ानी है या फिर उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे वो कुछ समय के लिए कर सकते हैं, वो दैट इज अ लीगल राइट। वो कहाँ से, वो पावर कहाँ से मिलती है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट से हमको नहीं मिलता। फाइन, तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब याद रखिएगा स्ट्राइक और प्रोटेस्ट बोथ आर डिफरेंट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, तो ये तो 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 तो बोलता ही है, बट ये भी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 ये भी रिकॉग्नाइज करता है राइट टू स्ट्राइक। ओके, तो ये हमारा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ये भी आई थिंक हो सकता है कि 4 से 5 या 6 पार्ट में जाएगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने में चला जाता है। आई थिंक देखिए ये वीडियो ही आई थिंक 48 मिनट का हो गया है, अभी मैं थोड़ा ही सा पार्ट किया हूँ। ओके, तो इसी तरीके से ये चलेगा, और भी सारे सब्जेक्ट चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप बताइएगा, ख़राब लगा होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, ओके, वट एवर आई कैन डू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।